किसी भी घर में देख लो, हमेशा देवरानी जेठानी आपस में लड़ती रहती है, पर परी और दिव्या के घर में ऐसा नहीं था। दोनों देवरानी जेठानी में ज़रा भी लड़ाई नहीं होती और दोनों बहनों की तरह रहती। अच्छा, तो मेरी बहू एक साथ काम कर रही है। भगवान करे तुम दोनों के बीच का प्यार ऐसे ही बरकरार रहे और कभी भी तुम्हारी लड़ाई ना हो। माँ जी, दिव्या को तो मैं अपनी छोटी बहन मानती हूँ। अगर उससे कभी कोई गलती हो भी गई तो मैं इससे नाराज़ नहीं होंगी। दीदी, इतनी अच्छी तो मेरी खुद की बहन भी नहीं है, और ये तो आपका बड़प्पन है। वैसे दीदी, आपकी मौसी कब आ रही है? आप बता रही थी ना कि वो आपसे मिलने के लिए यहाँ आने वाली है। दिव्या, वो मुझसे मिलने नहीं आ रही है, उनको कुछ काम था इसीलिए आ रही है। इसी बहाने इतने सालों बाद मैं और मौसी मिल भी लेंगे। वैसे मेरी मौसी कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगी। वो ना बहुत मजाकिया है, देखना उनके आने से घर में कैसे शोर शराबा रहेगा। अगर ऐसा है तो मुझे आपकी मौसी का इंतज़ार है दीदी। पूरा परिवार परी की मौसी कोमल के आने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ दिनों बाद कोमल परी के ससुराल में आती है और आती ही परी से कहती है, हाय मेरी प्यारी बच्ची, कैसी है तू? तो जानती है तेरा नाम किसने रखा? किसने मौसी? मैंने, और किसने? और जानती है मैंने तेरा नाम परी ही क्यों रखा था? क्यों मौसी? वो इसलिए क्योंकि तू किसी परी से कम नहीं है। मैंने सोचा था तेरा नाम परी ही रखूँगी, तो तू हमेशा परी की तरह रहेगी और इधर से उधर उड़ती रहेगी। पर आज इतने सालों बाद जब तुझे देख रही हूँ तो मेरी परी मुझे नौकरानी नजर आ रही है। हाय मेरी बच्ची, तू अकेले घर का काम करती है क्या? अरे नहीं मौसी, ऐसा नहीं है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इसलिए जिम्मेदारी मुझ पर ज़्यादा है। पर मेरी देवरानी भी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है और घर के कामों में मेरी मदद भी करती है। मौसी जी, मैं हूँ दीदी की देवरानी। आप दीदी के साथ बैठकर बातें करिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। दिव्या परी की मौसी के लिए चाय नाश्ता बनाने चली जाती है। अब कोमल के सामने परी के सिवा कोई नहीं था और कोमल आते ही परी की ज़िंदगी में अशांति घोलना शुरू कर देती है। परी मेरी बच्ची, कितनी भोली है तू, पर तेरी देवरानी ना बहुत तेज़ और चंट है। तो जानती है ना, तेरी मौसी इंसान को देखकर बता सकती है। नहीं मौसी, ऐसा नहीं है। दिव्या बहुत भोली और मासूम है। सच में परी बेटा, तेरा बचपना अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं तेरी देवरानी की सच्चाई अभी तेरे सामने ला कर दिखाती हूँ, रुक जा तू। परी और कोमल आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दिव्या कमरे में आती है और परी को साइड में ले जाकर बात करती है। दीदी, घर में नमकीन बिस्किट सब खत्म है और अभी तक घर का राशन भी नहीं आया, क्या करूँ? करना क्या है, मैं तुझे पैसे दे रही हूँ, तू किसी से मंगवा ले, फिर कुछ दिनों बाद तो घर में राशन आ ही जाएगा। अब परी बिना कुछ सोचे 500 रुपया दिव्या के हाथ में दे देती है। ये देखकर कोमल की आंखें फटी की फटी रह जाती है और दिव्या के जाते ही कोमल परी से कहती है, परी, आखिर तूने अपनी देवरानी को 500 रुपये क्यों दिए? क्या उसका पति काम नहीं करता? क्या वो अपना खर्चा तुझसे ही लेती है? मौसी, भला मेरी देवरानी अपना खर्चा मुझसे क्यों लेगी? वो तो राशन खत्म हो गया है, इसीलिए मैंने उसे पैसे दिए ताकि वो नमकीन, बिस्किट और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर आ सके। अभी घर का राशन भरवाना बाकी है। देखा, कहा था ना मैंने, तेरी देवरानी बहुत तेज है। अरे 100-200 का सामान ही तो लाना था, क्या अपने पैसे से वो भी नहीं ला सकती? पर उसने तो तुझसे पैसे मांगे। क्यों? मौसी तेरे घर पर आई है, उसकी थोड़ी ना, वो अपने पैसे क्यों खर्च करेगी? तू ना अपना ज़रा भी दिमाग नहीं लगाती। और 500 देने की क्या ज़रूरत थी? 100-200 का तो सामान लाना था। अब सारे पैसे तेरी देवरानी रख लेगी। अपनी मौसी की बात सुनकर अब परी के दिमाग में भी अपनी देवरानी को लेकर भेदभाव पैदा हो जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सब्जी के लिए परी पैसा दिव्या से मांगती है। दिव्या, माँ जी बाजार जा रही है, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो दे दो, वो सब्ज़ी ले आएंगी क्योंकि घर में सब्ज़ी खत्म हो गई है। पर दीदी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आप जानती है ना, महीने के एंड तक मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। क्या तुम्हारे पास 100 रुपया भी नहीं है? होते तो दे ही देती ना दीदी। हाँ दे दिव्या,
कम से कम तुम्हें अपने पास कुछ पैसे तो रखने ही चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, मैंने उस दिन तुम्हें 500 रुपये दिए थे ना, तुमने मुझे बचे हुए पैसे वापस नहीं करे। लाओ, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मैं माँ जी को पैसे दे दूँ ताकि घर में सब्जी आ सके। पर दीदी, वो पैसे तो मैंने उस दिन माँ जी को दे दिए थे। क्या? तुमने वो पैसे माँ जी को दे दिए? अरे तुमने मेरे पैसे किससे पूछकर माँ जी को दिए? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था? आज पहली बार परी पैसों के लिए अपनी देवरानी से नाराज़ हो जाती है। अपनी जेठानी की नाराज़गी देखकर दिव्या आगे से कोशिश करती है कि उसकी जेठानी के पैसे कम से कम ही खर्च हो। दीदी, आप रहने दीजिए, इस बार बिजली का बिल मैं भर दूंगी। ठीक है, और पानी का बिल? फिक्र मत कीजिए, वो भी मैं भर दूंगी। ये सुनकर परी को बहुत अच्छा लगता है, पर कोमल अपनी चाल चलती है और दोनों देवरानी जेठानी के बीच की हो रही सुलह को ख़त्म कर देती है। देख रही है ना परी बेटा, कितनी चालाक है तेरी देवरानी। जानबूझकर इस महीने पानी और बिजली का बिल भर रही है, क्योंकि इस बार बिल कम जो आया है। देखना, अगली बार ये दोनों बिल तेरे सर मारेगी। अभी घर का राशन तो बाकी ही है। पर मौसी, मुझे नहीं लगता कि मेरी देवरानी पैसों का हिसाब रखती होगी। अरे परी बेटा, तूने अभी दुनिया नहीं देखी, पर तेरी मौसी ने देखी है। बस तू आगे आगे देखती जा, कैसे मैं तेरी देवरानी का असली रूप तेरे सामने लाती हूँ। परी को किसी पर विश्वास नहीं होता, पर वो हर समय अपनी मौसी के साथ रहती और उन्हीं की बातों पर विश्वास करती। इसी तरह से पूरा महीना बीत जाता है और घर में राशन भरवाने का समय आ जाता है। पूरे महीने का राशन क्योंकि एक साथ आता है, इसलिए परी और दिव्या हिसाब करने के लिए बैठ जाती हैं। बहू, घर का पूरा राशन आ गया ना, एक बार हिसाब भी कर ले, कहीं पैसे इधर उधर तो नहीं हुए। हाँ माँ जी, मैं बस अभी हिसाब करती हूँ। आटा, चावल, चीनी के पैसे मैंने दिए थे और ये दाल, नमक, चाय पत्ती के पैसे दिव्या ने दिए थे। उसके बाद हमने बाथरूम का कुछ सामान लिया, उसके पैसे भी मैंने दिए। उसके बाद मैंने और दिव्या ने अपने अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे, जिसमें से सिर्फ दिव्या ने 500 रुपये दिए। दीदी, इस बार आप कैसे हिसाब कर रही हैं? मैंने इतने दिए, आपने इतने दिए। पहले तो आप ऐसा नहीं करती थी। हाँ, पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, पर अब मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि हमेशा मेरी जेब से ही पैसे जाते हैं। और इस बार भी जो राशन भरा गया है उसमें भी मेरी जेब से ही पैसे गए हैं ज़्यादा। तुम्हारा क्या गया है? इसलिए हिसाब बराबर का होगा। मैंने 3000 एक्स्ट्रा दिए हैं, अब तुम्हें उसमें से 1500 रुपये मुझे और देने हैं ताकि हम दोनों का राशन में हिसाब बराबर हो सके। ठीक है दीदी, अगर आप इतना ही हिसाब किताब कर रही हैं तो पानी का बिल और बिजली के बिल का भी हिसाब कर लेते हैं। बिजली का बिल 2000 मैंने भरा और पानी का 1500, तो उस हिसाब से हो गए 3500। अब एक काम कीजिए, मेरे 1500 उसमें से काट लीजिए और बाकी के पैसे अब आप मुझे रिटर्न कीजिए। अरे तुम दोनों को हो क्या गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ माँ जी, जो हुआ है आपकी छोटी बहू को हुआ है। जब हमेशा मेरी जेब से पैसे जाते थे तब तो ये कभी कुछ नहीं बोलती थी, और इस बार जब इसकी जेब से पैसे निकल गए तो इसे बड़ा दुख हो रहा है। इस तरह से दोनों देवरानी जेठानी घर के राशन के लिए लड़ने लग जाती है और ये देखकर परी की मौसी को बड़ा मज़ा आता है और वो दूर खड़ी होकर इस लड़ाई के मज़े लेती है। ये कहानी है सारिका की, जिसने बड़ी ही मेहनत से अपना कारोबार खड़ा किया, जिसे अब उसके साथ उसकी बहू भव्या भी देखती थी। भव्या विदेश से MBA की डिग्री लेकर आई थी। एक दिन सारिका मीटिंग रूम में प्रेजेंटेशन दे रही थी, तो ऐसा करने से सीधा असर देश की इकोनॉमी के साथ हमारे बिजनेस में भी अच्छा ही होगा। वहां बैठे सभी तालियां बजाने लगते हैं कि तभी वहां काव्या आ जाती है। ओह नो, ऐसा तो बिल्कुल मत करना, वरना काफी नुकसान हो जाएगा। सभी हैरान रह जाते हैं। सारिका काव्या की तरफ देखकर पूछती है, अच्छा, तो जरा बताना कि इसके लिए दूसरा रास्ता क्या है? काव्या हड़बड़ा जाती है। वो मैं आपको कल बताऊंगी। एक्चुअली अमेरिका में ऐसा नहीं होता। तो ये अमेरिका है भी नहीं, हम भारत में हैं। काव्या को सारिका की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो वहां से पैर पटक कर निकल जाती है। अगले दिन सारिका किसी चेक पर साइन कर रही होती है कि तभी वहां काव्या आ जाती है। अरे माँ, इतनी बड़ी राशि
अब किसे दे रही हैं? काव्या, हम हर साल अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान देते हैं। अरे माँ, इसकी क्या जरूरत है? अमेरिका में तो ऐसा नहीं होता, वहां तो कोई गरीब है ही नहीं। और काव्या हंसने लगती है। सारिका को गुस्सा आ जाता है और वो काव्या को कहती है, हाँ बहू, वहां कोई गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि वहां की बहुएं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ नहीं, पैसा बचाने वाली। अच्छा, तो क्या गरीब बच्चों की पढ़ाई में पैसा देना पैसा लुटाना है? तो फिर ये महंगे कपड़े, जूते और बैग, ये क्या है काव्या? काव्या का मुंह एक बार फिर बन जाता है और वो सोच लेती है कि वो सारिका को ये बता देगी कि वो बहुत योग्य और समझदार है। काव्या की माँ एक दिन उससे मिलने उसके घर आती हैं। क्या बताऊं माँ, मेरी सास ने एक बिजनेस क्या खड़ा कर लिया। अपने आप को बिजनेस टाइकून समझने लगी। हर वक्त मुझे नीचा दिखाती है। सोचो, आप लोगों ने मुझे विदेश में पढ़ाया, इतने पैसे खर्च किए, लेकिन इन लोगों को तो कोई कदर ही नहीं। तो बोल, तो तेरे लिए मैं नया बिजनेस खोल देती हूँ। तू उसे और भी अच्छे से चला कर दिखाना, जिससे उन्हें समझ में आ जाए कि वो कितनी गलत है और तू कितनी समझदार। काव्या को अपनी माँ का आइडिया अच्छा लगता है। वो बैंक से पैसा लोन लेकर कपड़े बनाने का बिजनेस खोलती है और एक दिन काव्या फोन पर किसी से बात करती है जिसे वहां खड़ी सारिका सुन लेती है। मैनेजर, हमें गुप्ता कंपनी को माल देना है। याद रखें, हमें 60% से ज्यादा की कमाई करनी है, चाहे वो क्वालिटी कैसी भी हो। ये बोलकर काव्या फोन रख देती है। अरे काव्या, ये क्या? क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए, वरना मार्केट में वैल्यू गिर जाती है। अच्छा, अमेरिका में तो ऐसा ही होता है। और हाँ, आप मुझे सीख ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि मैं यहाँ पैसे कमाने आई हूँ, ना कि लुटाने। ठीक है, तो कर ले जो करना है। जब क्लाइंट की मार पड़ेगी तब इंडिया याद आ जाएगा। इतना कहकर सारिका हंसते हुए वहां से निकल जाती है। काव्या को सारिका की बात पर गुस्सा आता है और वो सोचती है कि जब उसे इस ऑर्डर से ढेर सारा फायदा होगा तब वो अपनी सास को मजा चखा देगी। कुछ दिनों बाद काव्या के फोन पर फिर किसी का फोन आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ओह नो! आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो रॉन्ग है। मैं इस बने हुए ऑर्डर का क्या करूंगी? आपकी तरफ से पेमेंट भी नहीं आई है। कितना सारा माल बना दिया है। वो जोर से फोन रखकर रोने लगती है। तभी सारिका वहां आ जाती है। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? कहाँ ठीक है मॉम, आपने सही कहा था, क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। सारा माल वापस हो गया है और अब मैं इतना सारा माल कैसे खत्म करूंगी? अब समझ में आया कि पढ़ाई कहीं की भी हो, अच्छा अनुभव और काम करने का तरीका सही होना चाहिए। वैसे काव्या, एक चीज और है जो तू न जाने कैसे खत्म करेगी। वो क्या है मॉम? बैंक का लोन। इतना कहकर सारिका एक बार फिर हंसते हुए वहां से निकल जाती है। शुक्ला परिवार, 2 भाई, उनके माता पिता और दोनों की पत्नियां। छोटी बहू यानी कि स्वाति अभी अभी शादी करके इस घर में आई थी और बड़ी बहू यानी कि सरला 6 साल से शुक्ला परिवार की सेवा कर रही थी। एक दिन की बात है, स्वाति अपनी सास को चाय देते हुए कहती है, ये लीजिए चाय मम्मी जी, और पापा जी आपके लिए भी पोहे सरला दीदी बनाकर ला रही है। देख रहे हैं अर्जुन के पापा,
हमारी दोनों बहू कितनी सुशील और आज्ञाकारी है। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे जो मुझे भगवान ने ऐसी बहुएं दी है, वो भी दो दो। सही कह रही हो तुम आनंद की मम्मी, दोनों ही बच्चियां एकदम अच्छे से ख्याल रखती है हमारा। ये सब सुनकर स्वाति शर्मा जाती है और हिचकिचाते हुए कहती है, मम्मी जी, पापा जी, वो मैं सोच रही थी कि शादी से पहले मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था, तो अब मेरी इच्छा है कि बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मैं 2-3 महीने मन लगाकर पढ़ाई कर लूँगी तो मेरी नौकरी वहाँ पक्की हो जाएगी और जो सैलरी मिलेगी उससे घर खर्च में और मदद हो जाएगी। क्या कहा बहू? एग्जाम? नौकरी? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की? देखा अर्जुन के पापा, इसकी अभी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, ये तो हमारे सर पर नाचने लगी। खबरदार बहू, यदि आज के बाद नौकरी की बात मुझसे निकाली तो शुक्ला परिवार में क्या मर्दों की कमी हो गई है जो बहू बेटियों से काम करवाएंगे? शर्मा जी को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। और तुम महंगाई की चिंता मत करो, मेरे दोनों बेटों के होते हुए तुम्हें घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुन के सरला किचन से बाहर आ जाती है और स्वाति को रोता देख उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ मम्मी जी, ये क्यों रो रही है? अरे सरला, जरा देखो इसे, ये बैंक की एग्जाम देने की बात कर रही है। अरे समझाओ समझाओ इसे। शुक्ला परिवार में कभी किसी औरत ने घर के बाहर कोई काम नहीं किया, तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो बड़ी बहू। अरे मम्मी जी, ये तो नादान है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको सब समझा दूंगी। अभी पूरे घर का पोछा लगवाती हूँ, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। ये सब सुन के सास ससुर हंसने लगते हैं और सरला छोटी बहू को अंदर कमरे में ले जाती है। रो मत स्वाति, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, मुझे तो लगा था कि आप मेरी फीलिंग्स को समझ लोगी, लेकिन आप भी। अरे नहीं स्वाति, वो सब तो मैंने जानबूझकर किया ताकि किसी को हमारे प्लान के बारे में पता ना चले। कैसा प्लान दीदी? स्वाति, मैं जब 6 साल पहले इस घर में आई थी ना, तब मेरा भी सपना था कि मैं आगे की पढ़ाई ख़त्म करके नौकरी करूं, लेकिन ये अकल के पिछड़े हमारे सास ससुर के आगे मेरी एक ना चली और ना मेरे पति ने मेरा साथ दिया। तो प्लान ये है कि मेरा सपना भी अब तुम पूरा करोगी। पर कैसे दीदी? सासू माँ को पता चलेगा तो वो मुझे घर से ही बाहर निकाल देंगी। अरे तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और बाकी काम मुझ पर सौंप दे। बस बीच बीच में उन दोनों को चाय नाश्ता दे आना ताकि उन्हें शक ना हो। ये कह के सरला वहाँ से चली जाती है और हर दिन स्वाति के हिस्से का काम भी वो अकेले संभाल लेती है। कुछ दिन बाद सरला अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, स्वाति की तो मैंने बैंड बजा के रखी है। आपके कमरे का झाड़ू मैंने लगा दिया था, लेकिन फिर भी उससे दोबारा लगवाया। बाहर के आंगन की झाड़ू वापस से लगवाई। उसको काम करवा के इतना थका देती हूँ कि पढ़ाई और नौकरी की बात उसके दिमाग में भी नहीं आ सकती। ये सुन के सास खुश हो जाती है और इसके चलते चलते 2 महीने बीत जाते हैं। यही चलता रहता है। बीच बीच में सरला आकर सास के सामने स्वाति की बुराई कर देती। कल महारानी अपनी पढ़ाई के लिए कुछ किताबें लेने जा रही थी, मैंने बेसन पिसवाने भेज दिया। अब तो बेसन के पकोड़े बनवाएंगे, छोटी को पढ़ा के इज्जत के पकोड़े थोड़ी ना बनवाएंगे। सरला से सास बहुत खुश है। उन्हें लगता है कि सरला घर के संस्कार बचा लेगी, लेकिन सच तो ये था कि सरला ने बेसन पिसवाने के बहाने स्वाति को उसकी परीक्षा देने भेज दिया था। सास को राहत मिली थी कि परीक्षा की तारीख निकल गई, जबकि परीक्षा तो स्वाति ने दे भी दी थी। एक दिन स्वाति सुबह सास के चीखने की आवाज से उठ जाती है। आए हाय, अरे बहू का नाम और फोटो अखबार में आया है। अरे क्या कांड किया इसने, पहली बार किसी का नाम अखबार में आया। अरे नाम बदनाम हो जाएगा शुक्ला परिवार का। ससुर अखबार देखते हैं और कहते हैं, अरे कांड नहीं किया
नाम किया है, परीक्षा में पूरे प्रदेश में 5वें नंबर पर आई है बहू। घर के सब लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सास ससुर को छोड़ के सब तालियां बजाते हैं। अरे आज तो मिठाई आएगी घर में। और बटेगी भी पूरे शहर में। अरे खबरदार, इसने हमें बिना बताए परीक्षा दी कैसे? स्वाति पहली बार अपने लिए कुछ कहती है। बहुएं हर रोज सास ससुर के घर में खुद को साबित करने के लिए परीक्षा देती रहती है और कभी पास नहीं हो पाती। आज जब मैंने बाहर परीक्षा देके उसको पास किया तो भी मैं फेल ही हो गई आपकी नज़रों में। ये सब सुन के स्वाति के सास ससुर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो कुछ नहीं बोलते और अपने कमरे में चले जाते हैं। स्वाति सरला को अपने कमरे में ले जाती है और कहती है, सरला दीदी, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आपके कारण हो। आप मेरी जेठानी नहीं, मेरी सगी बहन से भी बढ़कर हो। स्वाति नौकरी के लिए जाने लगती है और अखबार में बहू का नाम आने और उसको नौकरी मिलने से बाहर के लोग सास ससुर की तारीफ करते हैं। बस ये बातें काफ़ी हो जाती हैं सास ससुर के मान जाने के लिए। समरपुर गांव में सुधा नाम की औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसका छोटा बेटा राकेश प्रिया नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था और उससे शादी भी कर लेता है। सुधा को वैसे तो इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन प्रिया में एक कमी थी कि वो हकला कर बात करती थी और इसी वजह से सुधा अपनी बड़ी बहू मधु के साथ मिलकर उसका मजाक बनाती रहती थी। प्रिया, कल जो मैंने तुझे सामान की लिस्ट दी थी कहाँ रखी है? माँ जी, वो प्रिया हकलाने लगती है। अरे बोल भी, जल्दी बोल। टेरेस पर? ना, टॉयलेट में लिस्ट कौन रखता है? अरे बोल भी दे, अब जितनी देर में तू बोलेगी दुकान ही बंद हो जाएगी। माँ जी, टेबल पर रखी है आपके हाँ, कमरे में रखी है, आ गया समझ में। प्रिया, वैसे आज खाने में क्या बन रहा है? दीदी, खाने में अरे बस रहने दे, मैं खुद ही देख लेती हूँ जाकर। जब तक तू बोलेगी सुबह नाश्ते का टाइम हो जाएगा। वो दोनों हमेशा प्रिया का मजाक बनाती रहती थी। मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना कल अपनी कुछ सहेलियों को घर बुला लूं। क्यों भाई, किस खुशी में? यहाँ कौन सी दावत है बहू? मम्मी जी, मेरी दोस्त आएंगी, वो भी तो प्रिया से मिल लेंगी। समझिए ना थोड़ा बात को। हाँ, तू सही कह रही है। एक काम करती हूँ, मैं भी अपनी सहेलियों को बुला ही लेती हूँ, बड़ा मजा आएगा। प्रिया मधु और सुधा की बातें सुन लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। तो ये दोनों ने मेरा मजाक बनाने के लिए सबको घर पर बुलाया है। अब मैं क्या करूंगी? एक काम करती हूँ, इस घर से चली जाती हूँ। प्रिया अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी उसके पति का फोन आ जाता है। हेलो प्रिया, सुनो, आज ना हम फिल्म देखने चलेंगे, तैयार रहना। और सुनो, वो नीले रंग की साड़ी पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगती है। जी। प्रिया फोन काटती है और सोचने लगती है। नहीं, इतना प्यार करने वाला पति छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी और न ही मैं हार मानूंगी। अगले दिन पार्टी में एक एक करके सुधा और मधु की सहेलियां आने लगती हैं। जा बहू, प्रिया को ले आ, सब आ गए हैं। हाँ मम्मी जी, अब आएगा असली मजा। प्रिया पार्टी में आ जाती है। उषा, रमा, आओ ना सभी, देखो ये है मेरी छोटी बहू। नमस्ते जी, मेरा नाम है प्रिया जी। प्रिया हर बात गाकर कहती है। अरे प्रिया, तुम गाकर नमस्ते क्यों बोल रही हो बेटा?
क्योंकि मैं गाऊंगी नहीं तो हकलाऊंगी जी। हकलाऊंगी? तो क्या तुम हकलाती हो? हाँ, जब मैं गाती नहीं तो ज्यादा हकलाती हूँ। प्रिया को ऐसे गाता हुआ देख सब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं। अरे मधु, इसने तो गाना शुरू कर दिया। कोई नहीं मम्मी जी, अब तो सब इस पर और हंसेंगे। सही कहा तूने। अरे पर ऐसे हम तुमसे बात कैसे करेंगे प्रिया? तो क्यों ना इस पार्टी में जान डाली जाए, इसे और मजेदार बनाया जाए। जिसे जो भी करनी हो बात, वो गाकर करे अपना संवाद। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। क्यों ना हम एक गेम खेलें कि जो गा कर नहीं कहेगा अपनी बात, हो जाएगा इस गेम से आउट। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं और खुश हो जाती हैं। वाह बहू, क्या तरकीब निकाली है, तूने तो पार्टी में जान डाली है। सुधा और मधु की सभी सहेलियां प्रिया से गाकर ही बातें करने लगती हैं और सबको पार्टी में बहुत अच्छा लग रहा होता है। उषा आंटी, ये भरता ट्राई किया क्या आपने? नहीं नहीं, ला दे तू। अरे उषा आंटी आउट हो गई हैं, इन्होंने गाना नहीं गाया। आउट तो आप भी हो गई हैं, कोमल जी गाना तो आपने भी नहीं गाया। ओफो! सुधा और मधु से कोई बात ही नहीं कर रहा होता है। सब प्रिया से ही बात कर रहे होते हैं। सबके जाने का टाइम हो जाता है। मधु, तुम्हारी देवरानी तो गेम में जीत गई। सच में बहुत ही हंसमुख है प्रिया। हम तो फिर आएंगे उससे मिलने। हाँ सुधा, सच में तेरी बहू में बहुत हौसला है, वरना लोग अपनी कमियों से हार मान लेते हैं, पर प्रिया ने तो इसे अपनी ताकत बना लिया। सब प्रिया की बहुत तारीफ करते हैं और सुधा और मधु को शर्मिंदगी होती है कि उन्होंने प्रिया का बहुत मजाक बनाया। हमें माफ कर दे बहू, हमने तेरा बहुत मजाक उड़ाया। हाँ प्रिया, सच में हम तुझे पहचान ही नहीं पाए। कोई बात नहीं, आप लोगों को एहसास हो गया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है।